बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी उस नामज़द। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको परेशानियों से, मुसीबतों से, आफतों से और वबाओं से महफूज रखे। आपका दिन गुजरे अच्छा। हैप्पी मंडे, वीक का पहला दिन है और बहुत सारे अधूरे काम मुकम्मल करने और कुछ नए काम जो है उनका आगाज़ करना है। इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हों और जब चीज़ें बेहतर होती हैं इंसान खुश होता है। आजकल के दौर में खुशहाली जो है ना वो ये है कि आपकी पॉकेट पर उस चीज़ का असर कितना ज़्यादा पड़ रहा है। और टॉक ऑफ द टाउन कोई भी बात हो, असम्बली में कुछ भी हो रहा हो, बाकी सारी चीज़ें कैसी हों, कौन सी पार्टी क्या कह रही है, इससे मुझे और आपको एक हद तक शायद सरोकार है। लेकिन मेरा और आपका मेन कंसर्न ये है कि आया हमारी ज़िंदगियों पर, हम टैक्स पेयर हैं, हम इस मुल्क में रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम ये कह सकते हैं कि आवाम के साथ होने वाली ज़्यादतियाँ हैं, उन सब चीज़ों को हम बर्दाश्त करते हैं। लेकिन जब बात आती है बजट की तो सिर्फ एक सवाल, क्योंकि ये मेरा कोई सियासी शो तो है नहीं, मैं और आप आम सी बात करते हैं, आम से लोग हैं हम, ना इतना हिसाब किताब हमें समझ में आता है जो ये लोग सब नंबर्स बता रहे होते हैं। तो मैं और आप जो है वो आज एक आसान सी बात समझेंगे और जानेंगे कि ये जो बजट आया है और जिस पर जो एक ड्रामा हुआ जो हमने असम्बली में देखा, वो एक तरफ, इस बजट से मेरी और आपकी पॉकेट पर क्या असर पड़ता है। इस बार जब मैं और आप, वैसे मैं ख़ुद भी ग्रोसरी करने जाती हूँ, जब हम जाएंगे तो जो लास्ट मंथ या उससे पहले हम एक ख़र्चा करते आए हैं या जो हम अमाउंट पे करते हैं अपनी मंथली, या जो आप 15 दिन में या मंथली ग्रोसरी कर रहे होते हैं, आया उस अमाउंट में कमी आएगी या हमें और ऊपर पैसे लेके जाने पड़ेंगे। ये मेरा बड़ा एक सवाल है आज जो मैं पूछना चाहती हूँ कि आया इस बार मेरे बजट पे जो मैं ख़र्चा करती हूँ उसमें कमी होगी, मैं सेव कर सकूँगी या मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। अच्छा, गवर्नमेंट की जो तनख्वाहें हैं उसमें तो सुना जा रहा है कि जी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, लेकिन मुझ जैसे लोग तो मतलब हुकूमती नुमाइंद वो नहीं है ना, मतलब सरकार के हम तो नौकरी नहीं करते, हम तो प्राइवेट लोग हैं। सो ये जो सारी चीज़ें हैं जिन पर काम किया जा रहा है, और स्पेशली पहले अपोजिशन कह रही थी कि पिछले 2 साल के जो बजट गुजरे वो इतने बदतरीन थे, हुकूमत के लिए बहुत जो है वो बदतरीन अल्फाज इस्तेमाल किए गए, और आज इस बार हुकूमत ने जो है वो जो नंबर पेश किया है उस पर वो ये क्लेम कर रही है कि जी हम तो 3.94 तक जीडीपी ले गए हैं। सो अब जो है वो अपोजिशन के पास कुछ सेल करने के लिए नहीं होगा। अब क्या बातें होंगी, ये इनके आपस के झगड़े हैं जो चलते रहते हैं, वो शायद हमें डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। बाकी मैं ज़रूर कंडेम करूँगी आज जब हम बजट पे शो करें, इस हवाले से बात करें कि किसकी पॉकेट पर कितना असर पड़ेगा, डॉलर कितने का हो गया, हमने कितने कर्जे उतार दिए, कितने कर्जे ले लिए, ये मेरा कंसर्न नहीं है, एक हद तक है, बट मेरी ज़ाती ज़िंदगी पर इसका कितना असर आता है मैं ये जवाब आज लेना चाहती हूँ। दूसरी चीज़ ये कि जो असम्बली में हुआ वो बहुत ही बुरा हाल था, वो बहुत ही बदतहजीबी थी, बदतमीज़ी थी, गैर इखलाकी चीज़ थी, उसे हर शख्स कंडेम करता है, ख़ास तौर पर आवाम जो है उन तमाम तर मामलात को। क्योंकि मुझे नहीं पता ये पढ़े लिखे लोग कितने हैं, वैसे असम्बली में आने के लिए एक ज़ाब्ता है जिस पर आपको पूरा उतरना पड़ता है, तो यकीनन ये कुछ डिग्रियाँ या इनके पास रसीदें मौजूद होंगी, तालीमी रसीदें, लेकिन जो हाल इन्होंने दिखाया उसके बाद अवाम बड़ी शर्मिंदा है कि हमारी असम्बलियों में ये हाल होता है। और ये लोग हैं जो हमारे लिए सोचेंगे, जो हमारे फ़ायदे के लिए सोचेंगे, जो ख़ुद वहाँ रखी हुई किताबें जिस पर अल्लाह रसूल का नाम लिखा था, जो आइन की उसको उठा के ये लोग एक दूसरे को फेंक रहे थे, और उसके बाद जो हमने सारे ड्रामेबाजी देखी तो आवाम का दिल बड़ा दुखा, बड़ी तकलीफ़ में आए हम कि। और मैंने ये सुना है कि एक दिन असम्बली का ख़र्चा जो है वो लाखों नहीं बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा का एक दिन का अमाउंट खर्च होता है जब इन जितने भी बड़े लोग हैं इनको असम्बलीज में बिठाया जाता है। सो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये यकीनन अवाम के लिए इतनी कोई मस्बत जो है वो खुशखबरी नहीं लेकर आ रही हैं। तो ये जो बजट है उसके बाद जो है पेट्रोल भी महंगा हो गया, बाकी सारी चीज़ों की भी जो है इस तरह की आवाज़ आ रही है कि चीज़ें कुछ और महंगी होंगी। कैसा बजट रहा, हुकूमत इस बारे में जो अपने नंबर्स देती है वो क्या है, और बाकी सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आज एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, आसान बात पूछेंगे इनसे कि क्या मामलात हैं। आपकी कॉल्स भी मैं शामिल करूंगी, आप भी अपनी शिकवे शिकायतें कर सकते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में।
जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और बजट जो आया इस बार वो कितना पॉकेट फ्रेंडली है, और बड़ी एक आम सी बात मैं आज सबसे पूछ रही हूँ कि इस बार जब आप ग्रोसरी करने जाएंगे, अशिया खुर्दनोश या जो आपके आम जो रूटीन की चीज़ें हैं, सो आया आपने पैसे ज़्यादा लेकर जाने हैं या आप कुछ अमाउंट सेव कर सकेंगे जो आपका मंथली बजट होता है। सो आम सी बात है, पूछते हैं अपने एक्सपर्ट से, इन लोगों से जानेंगे कि ये इनका ओपिनियन क्या है बजट के हवाले से। सबसे पहले बड़ी मोहतरम शख्सियत है माशाल्लाह, स्टॉक एक्सचेंज से इनका ताल्लुक़ रहा, इसके अलावा CPLC के लिए बहुत अरसा सर्व किया है, बहुत ज़्यादा लोगों की मदद का जज्बा रखते हैं, माशाल्लाह से एक हॉस्पिटल है उसे भी रन करें। हमारे साथ मौजूद है अहमद चुनाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? नया बजट मुबारक हो आपको। और इसके साथ साथ हमारे साथ दीन IOBM मौजूद है, इनसे कुछ नंबर्स और जो इस वक्त दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से वो भी हम इनसे जानेंगे। डॉक्टर शुजात मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। नवी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्लाह ठीक है। गुस्से में है बजट पे? नहीं, अच्छा, बजट ऐसा है कि लोग गुस्से में हैं। लोग गुस्से में हैं, राइट। क्यों गुस्से में हैं ये पूछते हैं हम, क्योंकि कहते ये हैं कि जब बिजनेसमैन खुश होता है तो फिर मुल्क में खुशहाली आती है। सो ये वैसे भी खुश रहते हैं, लेकिन माशाल्लाह बजट के बाद इनकी खुशी बढ़ी है या कम हो गई है, ये भी इनसे जान लेते हैं। राशिद अहमद सिद्दीकी साहब है, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी कैसी है? बढ़ गई है, कम? हम तो हर हाल में खुश रहने वाले लोग हैं, अब तो आदी हो चुके हैं। अब आदी हो चुके हैं, मतलब हम हुकूमत ने, आने वाली हर हुकूमत ने अवाम को आदी बना दिया है। बिल्कुल है, सही है, राइट। मायूसी का आदी बना दिया है, क्योंकि जितनी भी हुकूमतें आती जाती हैं और जितने भी बजट आते हैं, आप ये अगर गौर करें तो पिछले 20 साल से एक ही वो होता है कि जब बजट आता है तो दो आपस में खेलते हैं, अपोजिशन और जो हुक्मरान होते हैं। हाँ। उनमें से उनकी लड़ाई के अंदर लोग आवाम को भूल जाते हैं, और लोग आवाम से तो पूछते ही नहीं कि भाई जो बजट आया है इससे आपके ऊपर क्या सानिया गुजर गया, आइंदा आने वाला साल आपके ऊपर कैसा होगा। एक बजट है तो ये हमारा एक ट्रेडिशन बन चुका है जी, कि बजट आता है उसके बाद 15 दिन तक दोनों एक ही लड़ते हैं कि जी ये आवाम दोस्त बजट है, ये आवाम दुश्मन बजट है। जबकि हम जो डायनेमिक्स हैं, जो मुल्क के ग्रास रूट्स अगर देखें तो हमको तो सबसे पहले उसके ऊपर गौर करना चाहिए कि क्या हमारे कोई ऐसे डायनेमिक्स हैं या क्या हमने पिछले 4-5 साल में या आज कोई ऐसा काम करा है कि हमारा आने वाला वक्त अच्छा होगा। इसलिए कि देखें, आज आप जो भी कोई चीज़ बोते हैं तो आप उसकी एक्सपेक्टेशन कल करते हैं ना कि हायर आज में बोऊंगा। आपने अपने लॉन में आम का और सेब का बीज तो डाले ही नहीं, और आप रोजाना जाके देख रहे हैं इसमें से आम का दरख्त निकला, सेब का दरख्त निकला, तो आप क्या करेंगे कि अपना टाइम ही ज़ाया करेंगे, और रोजाना आपका एक ऐसा डिप्रेशन होगा कि भाई इसमें नहीं निकला, उसमें तो निकलनी कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो हमारे मुल्क के हालात हैं, देखिए बजट होता क्या है। बजट वो होता है कि आपके मुल्क की एक मुल्की सतह पे होता है कि आपकी मुल्क की आमदनी क्या है और आपके मुल्क के खर्चे क्या हैं। अगर आपके खर्चे ज़्यादा हैं तो आपने अपनी आमदनी कैसे बढ़ानी है, लेकिन अगर आप अपनी आमदनी नहीं बढ़ा सकते तो आपने अपने खर्चों को कम कैसे करना है। जो तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं, जो तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि हम अपनी आमदनी बढ़ाएं बजाय इसके कि हम अपने खर्चों को कम करें। इसलिए कि अगर आप अपने खर्चों को कम करेंगी तो डेफिनेटली फिर आपकी आमदनी नहीं बढ़ पाएगी और आपकी जो तरक्की होगी वो हो जाएगी। और इस वक्त अगर आप दुनिया में देखें तो इस वक्त इकनॉमी वॉर है, और जो मुल्क जितना ज़्यादा खुशहाल है वो उतना ज़्यादा डिक्टेट करता है। ठीक है, इसी तरह से एक आम घर का जो बजट होता है उसका भी ये बजट होता है कि यार मेरे पास जो तनख्वाह आएगी या जो मेरे पास कैश आएगा वो कितना आएगा, और मेरे घर के अंदर अफराद कितने हैं, मेरा घर के अंदर अफराद खाने वाले कितने हैं, मेरा घर का बिजली का बिल कितना आता है, अगर मेरा घर किराए का तो मेरा किराया कितना जाता है। तो एक आदमी, अगर एक गरीब आदमी आज 20,000 रुपये पर लेके बैठे तो आपके ख्याल में क्या वो अपना बजट बना सकता है? बिल्कुल भी नहीं बना सकते। और ये जो 20,000 जो मुख्तस किए गए हैं इस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन आप ये भी देखिए कि ऐसा शख्स किराए पे ही रहता होगा, उसके पास। आप ये गौर करें कि आज अपोजिशन और गवर्नमेंट आपस में तो गुत्थम गुत्ता है, आपस में तो गालियां गलूज लड़ाई झगड़ा सब कुछ है, लेकिन उनमें से किसी एक बंदे ने आके मीडिया पे ये नहीं पूछा कि भाई ये जो गरीब है जो 20,000 रुपये लेके जाता है घर में, जिसके घर में 3 से 4 रहने वाले हैं, वो अपना गुजारा कहाँ से करेगा? अच्छा, गवर्नमेंट के ऑफिसर में मैं आपको एक बात और बता दूं, थोड़ा सा आपका टाइम ले रहा हूँ, कि गवर्नमेंट के ऑफिसर के उन्होंने जी हमने 10% तनख्वाह बढ़ा दी। आप यकीन माने कि एक ये जो रोड के ऊपर पुलिस वाला खड़ा होता है ना, इससे ज़्यादा मजलूम इंसान कोई नहीं है। उसकी वजह क्या है कि ये मियाँ चुन्नू का रहने वाला है, मिसाल के तौर पर जरूर मियाँ चुन्नू का रहने वाला है, उसके 4 बच्चे हैं, एक बीवी है,
सबके सब वहाँ पे रहते हैं और उसको आपने लाके खड़ा कर दिया कराची के अंदर। अब वो बंदा यहाँ पे पूरा सुबह से लेकर शाम तक गर्मी के अंदर खड़ा रहता है और उसके बाद उसको जो तनख्वाह मिलती है वो 20 से 25 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है। 25,000 रुपये में अगर वो बंदा यहाँ पे खुद रह रहे कराची में, तो अगर वो हराम ना कमाए और अगर वो घर का किराया लेके और अपना खर्चा पूरा नहीं कर सकता, तो जब वो अपना खर्चा 25,000 में पूरा नहीं कर सकता, तो अहमद भाई वो अपने घर में 4 बच्चे और जो उसको रह रहे हैं, उनको पढ़ाई, उनकी लिखाई, उनका रहना, उनका सहना, उनकी शादी, उनके ब्याह, तो वो क्या करेगा कि वहाँ पर डिप्रेशन में रहेगा। बिल्कुल, जब वो डिप्रेशन में रहेगा तो करप्शन बढ़ेगी। इस बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए कि अगर आपने जुर्म को कम करना है, जराइम को कम करना है, करप्शन को कंट्रोल करना है, तो फिर क्योंकि रियासत माँ का किरदार अदा करती है, तो फिर माँ को सोचना चाहिए कि चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है। जनाब साहब, बजट पे आप क्या राय देंगे, कैसा लगा आपको बजट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बजट जो है वो जैसा राशिद भाई ने बताया, आमदन और जो ख़र्चे हैं उसका तकाबुल है कि किस तरीके से जो है वो दोनों चीज़ें मैच करती हैं। इस दफ़ा जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो 5.8 ट्रिलियन का है और लास्ट ईयर मुश्किल से फिगर हमारा पहुंचेगा 4.4, जो जून 30 हम ख़त्म करेंगे। 1.4 ट्रिलियन को कैसे ज़ायद करना और 4.4 जो लास्ट ईयर कलेक्ट किया था उसको कैसे बरकरार रखना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी के लिए मुख्तलिफ़ इस्लाहात की गई हैं और प्रिज्यूमेबली जब पहले दिन बजट आया तो वो चीज़ें बताई गई कि जो लोगों के फ़ायदे की थी, लोगों को जो उसमें मराद थी और लोगों ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। हम भी मुख्तलिफ़ चैनल्स पे बैठे थे और हमने इन तमाम इस्लाहात को, ज़ाहिर है जहाँ आपको ये प्रोविज़न मिले और ये बताया जाए कि जी आपको ये सहूलतें दे दी गई हैं, तो अप्रिशिएट ही लोग करते हैं। लेकिन उस रोज़ भी हमारा सवाल था और आज भी हम यही सवाल करते हैं कि जो डेफिसिट है 1.4 ट्रिलियन का, जिसको हमने कवर करना है लास्ट ईयर के मुकाबले में ज़्यादा इन तमाम मराद के साथ, वो कैसे मुमकिन होगा। अब आहिस्ता आहिस्ता जो बजट की जो इस्लाहात हैं वो सामने आती जा रही हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बजट वाले रोज़ बताई नहीं गई थी और उस पर एक बड़ा सवालिया निशान आ रहा है। बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से मुख्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर एतराज़ किया जा रहा है। सबसे बड़ा एतराज़ जो है, जो असिस्टेंट कमिश्नर को पावर दिया गया था कि जाके वो एसएससी को अरेस्ट कर सकता है, उसको वापस लेने की बातें हो रही हैं कि जी उसको वापस ले लिया जाएगा। इस तरह बहुत सारी ऐसी अशिया हैं जिन पे जो है वो टैक्स लगा दिया गया है, जिसका इल्म उस रोज़ नहीं था। ख़ास तौर पे खुश्क दूध वगैरह और अब अनाउंसमेंट किया गया है कि जी उस पर हम कम कर रहे हैं और उसको जो है वो 17% पे नहीं और 10% पे ही उस पर ड्यूटी लेंगे। सेल टैक्स ड्यूटी की बात है, तो ये चीज़ें हाइड नहीं रखनी चाहिए थी, बड़ी क्लियर होनी चाहिए थी। एक कॉलर भी हैं, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। जीते रहिए। मेरी 3 छोटी से क्वेश्चन है ये एक्सपर्टीज से इंटेलेक्चुअल लोग आए हुए। मैं ये कहता हूँ कि जो बजट में हर साल खसारा होता है, तो ये खसारा जो लोग करते हैं, यानी कि वो पैसा इधर उधर हो जाता है, तो उसके लिए कोई सख्त तरीका क्यों नहीं अपनाया जाता है कि आवाम भरेगी वो खमियाजा। और दूसरी बात, प्यारे वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट है कि सारी मराहत अगर सरकारी इदारे के लोगों को दे दी जाए, उनकी सैलरी बढ़ जाए, उनको किराया अलाउंस मिल जाए, तो प्राइवेट इदारे वाले क्या किसी मुल्क से भीख मांगेंगे, खैरात मांगेंगे? क्योंकि हम ज्यादा तादाद में अब तो प्राइवेट इदारे वाले, तो इससे भी प्यारे वज़ीर आज़म को चाहिए कि निगाह शफ़क़त व करम डाले। और मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, मैं बुढ़ा होने को आया, हर साल खसारा आता है और बजट आता है, बजट के बाद पेट्रोल बम गिर जाते हैं। तो कौन से इंटेलेक्चुअल लोग हैं, क्या इन्हें मालूम नहीं कि अगर पेट्रोल आप महंगा कर देंगे तो सुई से लेके कांटे तक, पहाड़ तक हर चीज महंगी हो जाती है। तो मुझे चाहिए कि हमारे यहाँ कोई इंटेलेक्चुअल लोगों की या ऑनेस्टी की बहुत सख्त कमी है, तो इसके ऊपर सर आप लोग बताएं। और क्राइम तो बढ़ेगा ही, जब पेट में रोटी नहीं होगा तो किसी अखलाकियात को मानता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे जराइम की जिम्मेदार हुक्मरान ही हुए ना, जब उनका पेट खाली है तो वो चोरी चकारी करेगा। राइट, बड़े वैलिड क्वेश्चंस आपने पूछे, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। अब मैं बिल्कुल आपसे जवाब ले लेती हूँ। मैं शुजात साहब से थोड़ी बात कर लूँ, फिर मैं सवाल मैंने लिख लिया, आपके पास आती हूँ। क्या कहेंगे आप बजट? अच्छा, इस जो इनकी बात है उसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं बजट का। अहमद भाई ने जैसे फरमाया कि 4,400 अरब हमने रिसीव किए पिछले साल और हम बड़े शादियाने बजाए जा रहे थे। इस साल 5,700 अरब का टारगेट है। चलें हम फर्ज करते हैं हम उसको रिसीव भी कर लेते हैं। अब देखिए वो जाता कहाँ पे है। 5,700 में से 3,100 आपके कर्जा जात
या डेट सर्विसिंग में चला गया, ओके 1300 आपके मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स या मिलिट्री के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन ऐसी है, हम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर बिल्कुल सकते। सही 900 अरब रुपए आपकी सब्सिडीज, 900 अरब रुपए आपकी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स और 680 या 630 अरब रुपए आपकी सब्सिडीज़ के लिए। तो ये कुल मिला के कोई 6000 अरब बन जाते हैं। तो 5700 का जो टारगेट है, जो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान अचीव करेगा, तो 6000 तो अभी आपके अखराजात हो गए। अब कहाँ से रिलीफ गवर्नमेंट देगी और कहाँ से आप रिलीफ लोगों को देंगे? तो मुझे अमजद साहब का एक शेर याद आता है कि हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा बाकी सब खसारा है। तो हमारे बजट में तो आप उसको डेट सर्विसिंग को निकाल दें तो पीछे क्या बचता है? खसारा ही खसारा है। खसारे खसारा है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा काम इस पे होना चाहिए था कि ये जो 3100 का जो एक्सटॉलिंग डेट्स हैं, इनको किस तरह से कम किया जाए। इस गवर्नमेंट ने भी, पिछली गवर्नमेंट ने भी कोई डेट सर्विसिंग पे काम नहीं किया। सर्कुलर डेट की बहुत बात हुई लेकिन उस पर भी काम नहीं हुआ। और एक और बात जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट भी है कि कभी भी ये नहीं होता कि आप अपने घर के असासे बेच के अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको फाइनेंस करें। बिल्कुल अक्लमंदी इस गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स की मद में आने वाले जो पैसे हैं उनको भी अपने अखराजात के लिए रखा हुआ है, ना सिर्फ इस बजट में बल्कि पिछले और उससे पिछले बजट में भी, कि ये चीज़ हम बेचेंगे, ये जो पैसे आएंगे, जो भी अमाउंट आएगी, इससे हम अपने एक्सपेंडिचर्स को फाइनेंस करेंगे। तो मुझे इन तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए नहीं लगता कि कोई हम बहुत बड़ा रिलीफ आवाम को दे सकते हैं, या इवन कि गवर्नमेंट अगर देना भी चाहे तो वो रिलीफ दे सकती है। एक और बात कि आपके पूरे पाकिस्तान का जो बोझ है वो सिर्फ, जैसे अहमद भाई ने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि कोई 10 लाख के करीब लोग उठाए हुए हैं या शायद इससे भी कम। आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है 34% ऑफ द टोटल टैक्सेशन, वो 10% 10 लाख लोग या 8 लाख लोग देते हैं। इसका मतलब ये कि पूरे पाकिस्तान का जो टैक्स है वो 8 या 10 लाख लोग जो इनकम टैक्स है वो दे रहे होते हैं, बाकी सब इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। बाकी जो नहीं दे रहे वो फिर बिल्कुल ही आज़ाद है। एक ब्रेक लेते हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो जो कॉलर का आंसर है वो भी राशिद साहब से लेंगे और मजीद कुछ बजट के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। बजट कैसा है, अवाम दोस्त है या नहीं है, इस हवाले से हम बात करें। अहमद चनाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शुजात हैं, राशिद साहब हैं। सब कॉलर थे, उन्होंने कहा हर साल खसारा होता है, गवर्नमेंट वालों की तनख्वाहें बढ़ा दी, प्राइवेट वाले क्या करें, मतलब कशकोल लेके जाएँ, कहीं से भीख मांगे, क्या रिस्पॉन्स? देखिए, इनका सवाल बहुत अच्छा सवाल था और बड़ा अहम सवाल था। और देखें, मैं तो जैसे एक पाकिस्तान का बजट है ना, मैं आपको एक आम घर का बजट एक मिसाल के तौर पे देता हूँ कि एक घर है, उसके अंदर 5 कमाने वाले और 10 खाने वाले बंदे मौजूद हैं और पाँचों मिल के जो है 20-20 हज़ार रुपये लेके आते हैं और उस घर में 1 लाख रुपए आता है महीने का। अब वो उसका बजट बनाने के लिए बैठे हैं तो कहते हैं जी 50,000 रुपये तो चला गया मेरे घर के किराए के अंदर, 20,000 रुपये जो है वो मेरा चला गया बिजली के बिल के अंदर, उसके अंदर, और अब बच गए मेरे पास टोटल 30,000 रुपये। और मेरे घर में 5 ये जो 10 लोग खाने वाले हैं, इनके लिए जो राशन आएगा वो 50,000 रुपये का आएगा। घर में माली आता है उसको 3,000 रुपये देने हैं। घर के अंदर दूध जो बच्चों के लिए दूध आता है उसको, मतलब लबे ये हो गया कि आमदनी थी 1 लाख रुपये और जब वो बजट बनाने के लिए बैठता है तो उसका बजट बन रहा है 2 लाख रुपये। और उसके ऊपर से जब वो बजट बना रहा है तो वो कह रहा है कि ठीक है मेरे पास आएगा तो 1 लाख रुपये, मेरे खर्चे हो गए 2 लाख रुपये और मैं हर महीने जो है वो 5,000 रुपये अपने घर के मेंटेनेंस में डालूंगा, 5,000 रुपये हर महीने में अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस में डालूंगा, 5,000 जो मैं हर महीने अपने लोन के मेंटेनेंस में डालूंगा। तो उसके पास तो उतना पैसा ही नहीं और है। कभी खुशी है, कभी कोई जब उसके पास इतना पैसा ही नहीं है, है, 1 लाख रुपये उसके पास पैसा है और वो अपना बजट बना रहे हैं 2.5 लाख रुपये, तो उसका मतलब क्या हो गया कि अब हर महीने उसको 1.5 लाख रुपये उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आने वाले वक्त के अंदर वो अगर अपनी आमदनी को बढ़ाएगा नहीं और अगले साल जब दोबारा बजट आएगा तो जो महंगाई होगी, जो उसका राशन था 50,000 रुपये का वो हो जाएगा 60,000 रुपये का, जो बिजली का बिल आता था 20,000 रुपये हो जाएगा 25,000 रुपये का, जो किराए बनता था घर का वो डेफिनेटली और बढ़ गया और उसकी तनख्वाह उतनी रहेगी। तो जो अगले साल का खसारे का बजट होगा वो उससे भी ज़्यादा बजट होगा। सही। तो इसी तरह आपके मुल्क का जब ये बजट बनाते हैं तो जैसे मैंने आपको अभी पहले कहा था कि खसारे का बजट कोई मसला नहीं है, पूरी दुनिया में खसारे का बजट बनता है, लेकिन उस खसारे का एक तो तवाज़ुन होता है। और जब ये बजट स्पीच आती है तो उस बजट स्पीच के अंदर जब ये अपना पुराना मुवाजना बताते हैं तो ये बताते हैं जी हमारी कलेक्शन इतनी थी, इस दफ़ा हम इतनी कलेक्शन करेंगे।
لیکن اگر پچھلی دفعہ آپ کی کلیکشن اتنی تھی, آج آپ اپنی کلیکشن بڑھا رہے ہیں, تو آپ اس کلیکشن کو کیسے بڑھا رہے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے ٹیکس پیئرز بڑھائے ہیں, کیا آپ نے اپنا نیٹ ورک بڑھایا ہے, یا کیا آپ نے اپنی آمدنی بڑھائی ہے؟ ایک سوال ابھی شیخ نے بڑی اچھی طرح بات کری انہوں نے, کہ جو ہمارا ڈیپ چلا ہے, جو ہمارا قرضوں میں پیسہ چلا جاتا ہے, ہمارے قرضے جو ہے نا بغیر قرضے لیے ہوئے آٹومیٹک ہمارے قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کا ڈالر جتنا مہنگا ہوتا ہے آپ کا قرضہ اتنا بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ابھی بھی گورنمنٹ دیکھیں, جب بھی گورنمنٹ کے بجٹ آتے ہیں تو ایک عام آدمی کو تو اس طرف اس کا ذہن نہیں جاتا کہ ہاں ٹھیک ہے آنے والے وقت میں کیسا ہوگا, اور ہم تو اس لڑائی میں لگ جاتے ہیں بجٹ اچھا خراب ہے, اچھا خراب ہے. بجٹ تو اچھا ہو ہی نہیں سکتا. اور میں آپ کو کسی ایک گورنمنٹ کو, اس گورنمنٹ کو میں وہ نہیں کر رہا, میں تو ایک جنرل آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کا جو ایک ٹرینڈ ہے, اس ٹرینڈ کے حساب سے جو ایک ہماری روایت بن چکی ہے, اس حساب سے آپ کا بجٹ تو اچھا آ ہی نہیں سکتا. کیونکہ اچھا بجٹ بنانے کے لیے دیکھیں, اچھا بجٹ بنانے کے لیے آپ کو موٹی موٹی اگر آپ 4-5 چیزیں اٹھا لیں نا, کہ بھئی ہمارا پیٹرول کتنے کا امپورٹ ہوتا ہے, ہم اس پیٹرول کی امپورٹ کے کیسے کم کر سکتے ہیں, ہم جو اجناس میں جیسے ہم ایڈیبل آئل $4 بلین کا امپورٹ کر لیتے ہیں, ہم سفید چنا امپورٹ کر رہے ہیں, مسور کی دال امپورٹ کر رہے ہیں. ابھی اس بجٹ کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ جوسز کے اوپر سے انہوں نے ڈیوٹی کم کر دی. آپ کے پاس دنیا کا بہترین کینو ہے, آپ کے پاس دنیا کا بہترین آم ہے, آپ کے پاس دنیا کے بہترین فروٹس ہیں, تو اگر آپ جوسز امپورٹ کریں گے تو جو ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں اتنی محنت کر کے, اور اگر وہ پیسوں کو آپ جوسز سے امپورٹ کر کے, آپ دیکھیں ایک بڑے اور اس بجٹ کے اندر بات یہ تھی کہ آپ نے پہلے انڈسٹریز لگوائیں کپڑوں کی, اور اب آپ نے کپڑوں کے اوپر ڈیوٹی کم کر دی. تو جتنے بھی پٹھان ہیں, جو بھی ایک فاٹا کے لوگ بیٹھے ہیں, وہ تو اس کے اندر انوالو رہتے ہیں, وہ تو اسمگلنگ کرتے ہیں. تو جب آپ کی وہ اسمگلنگ ہوگی تو آپ کا جو مطلب انڈسٹری ہوگی آپ کے کپڑوں کی, وہ بیٹھ جائے گی. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو بجٹ اچھا بنانے کے لیے آپ ایک کام کریں کہ آپ کی جتنی بھی اس وقت گاڑیاں وغیرہ چلتی ہیں نا, تو اگر آپ ایک بیوٹی سسٹم کے اوپر, اس کے اندر پاکستان کی انویسٹمنٹ زیرو ہوگی. ٹھیک ہے, آپ جاپان کو کہہ دیں, چائنا کو کہہ دیں, وہ آئیں گے, آپ کے ٹرین کا نیٹ ورک بنا دیں گے, اور وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے 10 سال ہم چلائیں گے, 20 سال ہم چلا کے اپنا پیسہ لے لیں گے, اور اس کے بعد آپ اس کو چلاتے رہیں. تو پاکستان کی انویسٹمنٹ زیرو ہو گئی. لیکن اس کی صورت کے اندر آپ جو پیٹرول امپورٹ کر رہے ہیں, آپ کا پیٹرول امپورٹ کرنے کے جو ڈالر بچیں گے, اس سے آپ کے ڈالر کا خسارہ کم ہوگا, اور جب ڈالر کا خسارہ کم ہوگا تو ڈالر کی پرائس نیچے آئے گی. اسی طرح سے آپ $4 بلین کے ایڈیبل آئل منگوا رہے ہیں, تو آپ $4 بلین کے ایڈیبل آئل کیوں منگوا رہے ہیں؟ آپ اس کی گرنگ یہاں پہ کریں. جب آپ اس کی گرنگ یہاں پہ کریں گے تو آپ وہی ایڈیبل آئل جو آپ $4 بلین کا امپورٹ کر رہے ہیں, وہ آپ افغانستان, سری لنکا اور بنگلہ دیش ایکسپورٹ بھی کریں گے. تو $4 بلین آپ کا بچے گا, اور اگر آپ نے $1 سے $1.5 بلین کی ایکسپورٹ کر لی تو آپ کا وہ $1.5 سے $2 بلین, اس صورت میں آپ کے ڈالر بہت زیادہ نیچے آ سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ کو اپنی مزید بہت ساری ایسی جگہوں کے اوپر, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں, خیر اب شاید موبائل بننے شروع ہو گئے, کہ 22 کروڑ عوام میں احمد بھائی, اور 22 کروڑ اگر ایک کے پاس آپ سمجھ لیں, اگر ایک گھنٹے میں 4 آدمیوں پہ ایک موبائل بھی لگا لیں نا, تو 5 کروڑ موبائل آپ امپورٹ کرتے ہوں گے ہر سال. صحیح. اور یہاں پہ تو ایک بندہ جو ہے, مطلب آپ ایک عام سے عام شخص بھی لے لیں, وہ 2 موبائل تو آپ کے اس کے پاس ہوتے ہی ہیں. تو یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اس کو بھی یہاں پر ہمیں کرنا چاہیے. اور ایک بات اور کہوں گا آپ کے توجہ سے, یہ جو ہم سوال کرتے ہیں نا کہ عوام دوست بجٹ, عوام دوست بجٹ صرف اور صرف جب آ سکتا ہے کہ جب بجٹ صنعت کار دوست آئے گا. اگر صنعتیں چلیں گی تو عوام کے اندر آٹومیٹک خوشحالی آ جائے گی, اور اگر صنعتیں نہیں چلیں گی تو عوام دوست بجٹ آنا بہت مشکل ہے. صحیح. اچھا, عوام دوست بجٹ تو وہ لا سکیں جن میں خود جو ہے وہ دوستی یا تھوڑی شفقت والا جو ہے وہ رویہ موجود ہو. جو اسمبلی میں ہوا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو کتابیں چلیں, جو جملے بازی ہوئی, ایون کہ گالیاں تک دی گئیں, ہاتھا پائی ہوئی, کیا رہ گیا اور کیا تھا وہاں بچا ہونے کو؟ بڑے افسوس کی بات ہے, انتہائی شرم کا مقام ہے کہ جو بیہیویئر ہم نے ممبران اسمبلی کا دیکھا, اس میں ان لوگوں کو بینچ پہ چڑھ کر کتابیں پھینکتے ہوئے دیکھا گیا, ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے دیکھا گیا, ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑتے ہوئے دیکھا گیا, اور پھر ایک عجیب دھنگاموشی وہاں چل رہی تھی, عجیب قسم کے نعرے لگ رہے تھے دونوں جانب سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی گھٹیا بات ہے, انتہائی شرم کا مقام ہے کہ جو لوگ روزانہ کے سیشن کے کروڑوں روپے وہاں خرچ کرتے ہیں اور ہماری ملک کی بہتری کے لیے, ملک میں اصلاحات لانے کے لیے, ملک میں قانون سازی لانے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس قسم کا بیہیویئر پبلک کو دکھا کر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا پاکستانی قوم کی تمام تر شائستگی, تمام تر تربیت جو ہے وہ یہی ہے
کہ جو مظاہرہ ہم نے ان لوگوں کا دیکھا، میں سمجھتا ہوں کہ ان ممبران اسمبلیوں کو بھی جو ہے وہ شرم سے ڈوب جانا چاہیے کہ پوری دنیا نے اس تماشے کو دیکھا، بالکل پوری ایک دنیا جو ہے انٹرنیشنل اس کے سامنے آپ کی چاکسائی ہوئی، اور آپ نے ایک نیشنل کیریکٹر بتایا. یہ نیشنل کیریکٹر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہماری ذہنوں کی پستی ہے. ہمیں جتنا بھی شعور تھا اس کا کوئی بھی جو ہے نیم و بدل جو ہے وہ اچھا نظر جناب نہیں صاحب یہ آتا. بتائیں، لوگ تو جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس اور وہ ایوان صدر تک جاتے ہیں، ہمیں تو اسمبلی تک جانے کی اجازت نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی لائنوں میں لگنا پڑے. وہاں کوئی ٹوائے شاپ ہے اسمبلی کے قریب؟ کیونکہ وہ جہاں پر وہ جو برتھ ڈے وسلز ہوتی ہیں، جو برتھ ڈے میں لوگ سیٹیاں بجاتے ہیں، ایسی چیزیں بھی اسمبلی کے لوگوں کو پاس ہم نے دیکھی. تو وہاں ایسی کوئی شاپ ہے یا وہ باقاعدہ تیاری سے گھروں سے لے کر آئے تھے؟ ایسا ہی لگتا ہے نا، مطلب تیاری سے آئے تھے، لے کر آئے تھے، یا اسمبلی میں کوئی شاپ ہے؟ یہ تیاری سے لایا گیا کام تھا. اپوزیشن لیڈر یا جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تقریریں نہ سننی تھیں، ان کو جو ہے وہ ابیوز کرنا تھا. اور یہ مظاہرہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی طرح کے قابل قبول نہیں. تو یہ کنڈیم کرنے والی چیز ہے جو بالکل جی، اس کی بھرپور مذمت جنہوں نے بھی کیا، ہم اس کی بڑی مذمت کرتے ہیں. جنہوں نے کیا ان کی تصویریں، ان کی فوٹیجز جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ سر عام نظر آئیں. کسی نے اس کو اپنے کلچر کا حصہ کہا، کسی نے اس کو کیا کہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بجائے شرمندہ ہونے کے، بجائے قوم سے معذرت کرنے کے، پنجاب جو ہے وہ وارث شاہ بلے شاہ سے مشہور ہے. آپ نے کہا کہ یہ پنجاب کا کلچر ہے. آئی ایم سوری، میں تو خود پنجاب سے تعلق رکھتی ہوں. وہاں تو تہذیب مطلب ایک یہ تو شاید گھر کی تربیت محسوس ہوتی ہے. یہ کسی ملک، یہ کسی بھی علاقے کا کلچر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے آپ اس کو اس طرح سے پریٹینڈ کرنا تو ویسے بھی بڑی غلط سی اور چیز. افسوس اس بات کا ہے کہ ان میں سے کسی کو کوئی سزا بھی نہیں دی گئی، ان میں سے کسی پہ پابندی نہیں لگائی گئی. ان کو 7 لوگوں کو انہوں نے سسپینڈ کیا اسمبلی سے، پتہ نہیں خاموشی سے بحال بھی کر دیا ہوگا. اور اب کیا اس کا رد عمل ہوگا، وہ ساری چیزیں اگلے دن جو ہے وہ اسمبلی میں ختم ہو گئی اور دوبارہ سے ہو گئے. اچھا ایک چیز میں سوچ رہی تھی جازب کہ چلے ایک لمحے کو انسانی فطرت سمجھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہیٹ آف دا مومنٹ ہوتا ہے نا، ایسا سامنے سے بھی آپ کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تو آپ کر لیتے ہیں. بٹ دا ورسٹ تھنگ از کہ اس کے بعد آپ آ کر اپنے ایکشن کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ اس لیے ہوا. یہ ٹھیک ہے، ایک چیز جو بہت غلط تھی، جو کسی صورت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اگر ہو گئی آپ اس کے بعد آ کے کہیں کہ ٹھیک ہے ہم معذرت کرتے ہیں، یہ لوگوں کا دل دکھا، یہ ساری چیزیں نہیں، اس پہ پھر آپ بعد میں پٹیاں باندھ کر. سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں جو مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ عام ممبران اسمبلی تو چلے، چاہے ان کا تعلق اپوزیشن سے ہو، حکومتی جماعت سے ہو، ان کا ری ایکشن تو سامنے نظر آ رہا ہے. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو ہمارے منسٹرز ہیں ان کا یہ بیہیویئر وہاں پر میں سمجھتا ہوں بالکل ناقابل قبول ہے. کہ وہ منسٹرز جو ہیں وہ پوری قوم کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اس پرٹیکولر منسٹری کے لیے، اس پرٹیکولر منسٹری کے وہ انچارج ہوتے ہیں، اور ان کا اس طریقے سے بچوں کی طرح جو ہے وہ لڑنا، کتابیں پھینکنا، بینچوں پہ چڑھنا، وہ شاید سب سے زیادہ اس میں ایک یہ جو ہماری امپورٹنٹ آپا نہیں چیز تھی وہاں پر اسمبلی میں، جو اس میں ورنہ اگر وہ ہوتی تو شاید معاملات اور بگڑ سکتے تھے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ، موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، کنڈیم ہم اس کو سب کرتے ہیں، کوئی شک نہیں. لیکن اس کا پرپز کیا تھا؟ اس سیشن کا پرپز یہ تھا کہ بجٹ سے ریلیٹڈ تھا، فائنانس بل کو اپروو کروایا جائے. ٹھیک ہے. تو عوام کو ہم یہاں پہ بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہیں کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے، ریلیف ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا. اس سیریسنس کا یہ عالم ہے کہ وہ جو ریلیف والا بجٹ جس کو آپ پیش کر رہے ہیں وہاں پہ، اس کو پاس کروانے کے لیے وہ بجٹ کی کاپیاں چل رہی ہیں. اس کے اوپر جیسے آپ نے انٹرو میں بھی کہا اللہ رسول کا نام لکھا ہوا، اتنی بے حرمتی. اور اگر کوئی عام بندہ میرے جیسا کر دے تو اس کو کٹہرے میں لے کے آ جائیں گے کہ پتہ نہیں یہ کیا اس میں. تو اس میں اگر ہم آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں تھوڑا سا سوری ٹو کٹ یو، میں واپس آتی ہوں کہ مجھے ہیڈ لائنز کے بریک پہ جانا ہے، پھر آپ کی اسی بات سے ہم شروع کریں گے جس پہ کیونکہ بریک لینا بڑا امپورٹنٹ ہے. بریک نہیں لیں گے تو پھر کیا کریں گے، کیسے کام چلے گا. سو ایک بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے جی اٹھا پاکستان میں.
वंस अगेन वेलकम बैक। झूठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और बजट आया और बजट आते ही जो है उसके बाद इस तरह अभी बात भी हो रही थी कि एक पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया गया। पानी से लेके सोना तक हर चीज़ जो है वो महंगी हो जाती है जब फ्यूल महंगा होता है। और अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि फ्यूल के प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे। सो फिर ये किस तरह का बजट है जिसके आते ही जो है वो लोगों को पहले पेट्रोल बम और फिर इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बाकी जो शेख खुर्दो नोश हैं उस हवाले से भी जो है वो फिगर्स इतने कुछ ख़ास अच्छे नहीं हैं। इसी हवाले से आज हम बात भी करें। अहमद चनाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राशिद अहमद सिद्दीकी साहब हैं और डॉक्टर शुजात हैं। आप तीनों को एक बार फिर से वेलकम कर रहे हैं। जैसा बात हो रही थी नंबर्स के हवाले से और फिर वो जो असम्बली में हुआ वो सारी चीज़ें, तो मैं आपसे आप अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा जो रह गई थी और ये भी बताइएगा कि जो एक बात है कि आया इस बार ग्रोसरी करने जाने वाला शख्स ज़्यादा पैसे लेके जाए, अपना बजट बढ़ा के लेके जाए, या उसको पता होगा कि इस बार कुछ सेविंग होने वाली है? देखिए, एक तो जो असेंबली वाली बात है, मेरा बेसिक पॉइंट ये था कि अवाम का दर्द कितना उनके दिलों में मौजूद है, ये इस बात से आप देख सकते हैं वो जो वहाँ पे जो भी चीज़ें हुई। और इसकी बेसिक रीज़न क्या है? बेसिक रीज़न ये है कि पाकिस्तान में हमारे पास तालीम की कमी है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास ये जितने भी लोग असेंबली में आते हैं इनकी कोई प्रोफेशनल ग्रूमिंग नहीं होती। आपके जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं किसी न किसी हद तक वहाँ पे प्रोफेशनल ग्रूमिंग्स होती है। एक स्टेज से जब दूसरी पे जाते हैं उनके उनको डिग्रीज, डिफरेंट सर्टिफिकेट्स, कोर्सेज वगैरह करने पड़ते हैं, ट्रेनिंग्स करनी पड़ती हैं। अब आप CSS को देख लें, आप अपने मिलिट्री के जितने इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पे देख लें, या जो दूसरे इंस्टीट्यूशन हैं, हर एक लेवल के ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, वर्कशॉप्स होती हैं, और फिर जब ये इंश्योर कर लिया जाता है कि एक शख्स उस काबिल है तो फिर उसको प्रमोट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सियासत में इस तरह की ग्रूमिंग नहीं है। हमारे पास लोगों को डायरेक्टली मिनिस्टर बना के बिठा दिया जाता है, इवन कि फॉरेन मिनिस्टर बना दिया जाता है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि इसका प्रोटोकॉल क्या है। तो पहली बात तो ये कि सारी पार्टीज को बैठ के ये देखना चाहिए कि किस तरह से हम ग्रूम कर सकते हैं अपने लोगों को, MNAs को, मिनिस्टर्स को, ताकि जग हसाई ना हो। सेकेंडली, हमें ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन की तरफ आना है। खान साहब ने बार बात की कि जी 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, और उन्होंने कहा कि पहला काम मेरा ये होगा कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो 90 दिन में करप्शन ख़त्म करूँगा, उसके बाद मैं ये जो 2.5 करोड़ बच्चे हैं इनको मैं स्कूलों में लेके आऊँगा। अभी ये नंबर 3 करोड़ तक पहुँच चुका है। 3 करोड़ और तकरीबन 75 लाख बच्चा इस वक्त पाकिस्तान का स्कूलों से बाहर है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो मौजूदा बजट है हेल्थ और एजुकेशन को कंबाइन करें तो ये 1.6% ऑफ द GDP बनता है। इन्होंने बढ़ाया नहीं हेल्थ एजुकेशन के लिए बजट? देखिए, मार्जिनल इंक्रीज इन द बजट जो है ना, वो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है, नंबर 1। सेकेंडली ये कि प्रोविंसेस के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद जो तालीम है, जो बेसिक एजुकेशन है, वो सूबों का मामला है। हायर एजुकेशन वफाक के अंडर आ रही है। अब जब तक वफाक एक्सटेंड नहीं करेगा, सूबों के साथ मिल के कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं बनाएगा, तो एजुकेशन आपकी नहीं अगर बड़ी कैनवस पर आपने चीजों को बेहतर करना है तो फिर इन चीजों को मैनेज अब अगर हम बजट की तरफ अब आए, एक कॉलर शामिल कर लो, फिर हम इस पर कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सना, कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूं। मैं ठीक हूँ, याहिया आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सलाम हो, और स्पेशली अहमद चुनाई साहब को, इनकी खिदमत तो हमेशा CPLC में जगह हम हमेशा याद रखते हैं। सना देखिए, एक आपका टिकट चल रहा है कि बजट अवाम दोस्त है अवाम दुश्मन, तो मेरी नजर में तो अवाम दुश्मन है। उसकी वजह है कि देखिए इस बजट के अंदर आपने आम आदमी की रिलीफ के लिए कुछ नहीं रखा, और ये सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं। मैं ये सवाल करता हूँ, गवर्नमेंट कहती है टैक्सेस लोग नहीं देखते, बाखुदा अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस का आप निकाले ना, इतना टैक्स देता है आदमी जिसका कोई कैलकुलेशन ही नहीं। अगर आप मोबाइल से लेके 25 रुपए मोबाइल पे करते हैं, बिजली के बिल पे विद होल्डिंग है, फलाना ढमाका, हर चीज है। बात ये कि जिस चीज के लिए मुख्तस की जाती है ना रकम, उस चीज पर खर्च नहीं होता। जैसे इन्होंने कहा एजुकेशन पे आप यकीन करें कि ज़ियाउल के जमाने में इकरा चार्ज दिया था 5%, लेकिन वो कहाँ गया? ये जो अब भी गवर्नमेंट है, आपकी जो एजुकेशन होती है जो उस पर तो लगता ही नहीं ना। लेकिन जो असल बात है कि बजट के अलावा जो 3 चीजें हैं, वो हमेशा मैं कहता हूँ कि पानी, जो बिजली है, आपका पेट्रोल है और गैस है, इसी पे ये इनके जोर होता है, इसी से आम आदमी से कैलकुलेशन करके वसूल। IMF भी इसके लिए कहता है। और मसला ये कि जब आदमी, आपकी हर चीज इतनी महंगी हो जाएगी, आपकी अर्निंग कम हो जाएगी, दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर लोगों के लिए गवर्नमेंट ने रिलीफ पैकेजेस दिए हैं,
बिजनेसमैन के लिए भी है और आम आदमी के लिए भी है। हमारे यहाँ तो उल्टे टैक्सेस बढ़ा दिए। तो ठीक है। आप मुझे मेरा अहमद चुनाई साहब से सवाल है, अहमद चुनाई साहब, आपका बिजनेस कैसे फ्लरिश करेगा? जब बिजनेस फ्लरिश नहीं देगा, जॉब्स क्रिएट कैसे होगी? और फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। राइट, थैंक यू सो मच। अभी राशिद साहब भी यही बात कहते हैं कि सनतकार मजबूत होगा तो खुशहाली आएगी। जी, मैं इसका जवाब दूं। देखिए, मैं बड़ा कैंडिडेट हूँ इस मामले में और मुख्तलिफ फोरम में मैं बात कर चुका हूँ कि जो रिलीफ गवर्नमेंट ने बड़ी इंडस्ट्रीज़ को पिछले 2-3 सालों में दिया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। और इसका अफेक्ट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनकी अगर अर्निंग्स देख लें आप, पिछले 5 साल की और पिछले 3 साल की कंपैरिजन कर लें तो वो बहुत ज़्यादा हैं, यानी अर्निंग्स डबल हो गई हैं। अच्छा, हम ये समझते थे और ये सोचते थे और आज चाहते भी ये हैं कि ये अफेक्ट डाउन द लाइन ज़रूर आए, और डाउन द लाइन जब अफेक्ट आएगा तो लोगों को बेनिफिट पहुंचेगा। जो जिस रिलीफ की आप बात कर रहे हैं वो रिलीफ जब मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंडस्ट्रीज़ की प्रोग्रेस होनी चाहिए थी वो नहीं नज़र आ रही अब तक। आगे जाकर काफ़ी मशीनरी इंपोर्ट हो रही है और काफ़ी ग्रोथ नज़र आती है, लेकिन अब तक जो कोई सब्सटेंशियल इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा और उसकी वजह से आम आदमी परेशान है। ज़ाहिर है नौकरियाँ नापैद हो रही हैं, महंगाई जो है वो बहुत बड़ी हद तक बढ़ रही है। जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज़ हैं इस्लाहात के इस वक्त वो तकरीबन मेरे हिसाब से 5 से 10 लाख लोग हैं। राइट। लेकिन पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम क्या करें? उनके पास कोई इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा? होना ये चाहिए था कि 90% एटलीस्ट जो रेवेन्यू एक्स्ट्रा जनरेट हुआ था इन बड़ी बिजनेस कम्युनिटीज़ को, 5 से 10 लाख लोगों को जो फ़ायदा पहुंचा है वो डायरेक्टली जाना चाहिए था नई इंडस्ट्रीज़ में, नए इन्वेस्टमेंट्स में। उसकी जगह पे 80% शायद चला गया है रियल स्टेट में, प्रॉपर्टीज़ में। और आप रियल स्टेट और प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस देख लें पिछले 2 साल के अंदर तो मल्टीफोल्ड ऊपर चली गई बिल्कुल, अब तो ख्वाब ही रह और गया है। एक ख्वाब रह गया है। तो इसका मतलब ये कि उसकी एक डिमांड क्रिएट हो गई है, लोग उसमें पैसे डाल रहे हैं, तो वो पैसे ज़मीन में दफन हो रहे हैं। वो पैसे जो हैं वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे। सही। अगर यही पैसे इंडस्ट्रीज़ में चले जाते तो काफ़ी रेवेन्यू जनरेट हो जाता। और जो हम मुल्क में 3 चीज़ों की बेसिक बात करते हैं, एक तो नौकरियों की बातें करते हैं, एक तो रिहाइश की बातें करते हैं और तीसरा महंगाई की बातें करते हैं। देखिए, कंज्यूमर आइटम पूरी दुनिया में महंगी हुई हैं। पूरी दुनिया में जब महंगी हुई हैं तो पाकिस्तान में भी उसका जो अगर इफेक्ट आया है तो मैं समझता हूँ कि उसकी ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत शायद नहीं है। अच्छा। उसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो इंपोर्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर जब महंगा मिलेगा तो महंगा बेच रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्राइस मैकेनिज़्म जो है उस पर काम नहीं किया और उसका डायरेक्ट अफेक्ट जो है वो पब्लिक पे डाला और एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया। राइट, उसकी यही वजह एक से। सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोग महंगाई पे चिल्ला रहे हैं। होना ये चाहिए था कि लोगों को पॉवर्टी एलिवेशन के लिए और लोगों को इस कंज्यूमर इंडेक्स पे काबू पाने के लिए, इस महंगाई पे काबू पाने के लिए एक्स्ट्रा सैलरीज दी जाती जो डायरेक्ट सैलरी याफ्ता तबका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये देखता हूँ कि बजट में 17,500 से 20,000 चला गया जी। या कहीं 20% इंक्रीमेंट मिल गया। सिंध गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, मैं तो उसको आज भी अप्रिशिएट करता हूँ कि 17,500 से उन्होंने 25,000 रुपये कर दिए। होना ये चाहिए था कि ये 17,500 की जगह 30,000 चला जाता। Right. देखें, जब तक हम ये डायरेक्ट बेनिफिट पब्लिक को पास ऑन नहीं करेंगे लोग महंगाई का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और आज जो हर आदमी रो रहा है, हर शख्स ये चिल्ला रहा है कि मेरे घर का बजट पूरा नहीं हो रहा, तो जब आपके पास वो हथियार नहीं होंगे, वो तो टूल्स फिर आप नहीं होंगे, तो आप कैसे और फिर आप आपकी डिप्रेशन और अभी उसको बहुत ही क्लियरली जो है वो राशिद साहब ने कट करके भी बताया था कि ये भी बहुत मुश्किल है कि 30-35 हज़ार रुपए में भी एक शख्स जो है वो गुजारा कर सके। अच्छा राशिद साहब, अभी जिस तरह याया भी कह रहे थे कि एक आप अगर ये देखें कि एक शख्स टैक्स नहीं भी दे रहा, लेकिन वो अगर एक मोबाइल भी कार्ड भी खरीदता है तो आई थिंक 100 रुपए के कार्ड पे भी 30 रुपए का टैक्स है। आप कहीं खाना डाइन इन करने जाते हैं तो वो कहते हैं डिश इतने की है 799 रुपए प्लस टैक्स। उस पे हर चीज पर आप टैक्स दे रहे हैं। और प्राइवेट इदारों में जहां पर लोग काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह मिलती है टैक्स काट कर, फिर वो जो भी चीज खरीदते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं। तो ये क्या मामला है? और उसके बावजूद भी ना आपको सड़कें सही मिलती है, ना आपको पीने का साफ पानी मिलता है, आपको बिजली नहीं मिल रही। सो ये कौन सा मजाक है जो आवाम के साथ है? देखिए, असल में पाकिस्तान के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है करप्शन का। तो जब आप बजट देखती हैं तो उस बजट के अंदर आप देखें कि हमेशा बहुत सारे बजट रखे जाते हैं जो तरक्याती बजट होते हैं। और वो जितने भी तरक्याती बजट होते हैं अगर आप उनका मुवाजना करें, बीइंग अ मीडिया, अगर आप उसकी पूरा डाटा निकालेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा
कि जितना तरक्याती बजट आता है उसका 10% भी तरक्याती बजट पे नहीं लगता है, और 90% बजट जो होता है वो करप्शन पे चल जाता है। और उन 90% बजट से वो अपने जो चीदे लोग होते हैं, मतलब जो भी जमातें होती हैं ना, वो अपने अपनी जमातों को नवाज देती हैं। जैसे अगर सिंध में किसी हुकूमत है तो अपने लोगों को नवाज देगी, पंजाब में किसी हुकूमत तो अपने लोगों को नवाज देगी। तो उससे क्या होता है कि खुशहाली सिर्फ 200 या 250 घर तक जाती है। मैं तो कहता हूँ, इससे पहले भी मैं मशवरा दे चुका हूँ कि आपने अगर 2000 अरब का बजट रखा है, तरक्की बजट, आप पूरा 2000 अरब निकालें और IMF को दे दें, और IMF से वहाँ पे आपका उनका लोन भी कम होगा, वहाँ पे आपका इंटरेस्ट भी कम होगा, और आपके जितने भी डेवलपमेंट आपने करनी है ना, वो आप सारी की सारी ब्यूटी सिस्टम के ऊपर दे दें। पाकिस्तान के बिजनेसमैनों को ब्यूटी सिस्टम पे दे दें, आप चाइना को ब्यूटी सिस्टम पे दे दें, आप जापान को दे दें, आप अमेरिका को दे दें। उन मुल्कों से कहें, देखें अगर आज आपके पास कराची के अंदर एक ट्रेन का नेटवर्क लग जाए, मेरी गारंटी है कि आपका 25% पेट्रोल की इंपोर्ट कम हो सकती है। राइट, ठीक है ना। तो अगर आप जब तक इस टाइप के स्टेप नहीं लेंगे, और दूसरी मैंने जैसे आपसे कहा है कि आपका जो मुल्क है ना, आपका मुल्क बाहर निकल सकता है सिर्फ और सिर्फ ज़राअत को एक्सप्लोर करके। राइट, हम आज अपने हारियों को, किसानों को अपना लेफ्ट ओवर समझते हैं, और जितनी जॉबें हमारे क्रिएट हो सकती हैं, जितनी हमारे बेरोज़गारी का खात्मा हो सकता है ज़राअत से, तो उससे आप बिलीव करें कि अगर आज आप एक ज़राअत को फोकस कर लें तो आपके पास दुनिया के बेहतरीन चावल जी, आपके पास दुनिया के बेहतरीन कीनू, आपके पास दुनिया का बेहतरीन आम, आपके पास ठंडा पानी, गर्म पानी, आपके पास दरिया मौजूद है, सारे मौजूद हैं, और आप एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, आप चना इंपोर्ट कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर अगर आप बैठ के अपने पास गुरेंग करेंगे तो ग्रास रूट से जितने भी लोग, आपके जो लेबर तबका जितना भी है, जो अपना वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर जॉब वाले जितने हैं, उनके लिए भी आपको जॉब एक्सप्लोर मिलेगी। फिर इसके साथ जो दूसरे बिजनेसमैन होंगे, जब वो ग्रोर से उठाएंगे, जब वो आरती से उठाएंगे, वो एक्सपोर्ट करेंगे, उनके पास कुछ। आप यकीन माने कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ ज़राअत को एक्सप्लोर करके आप अपने मुल्क के तमाम कर्जों से निजात। लेकिन बात ये है ना कि आपकी इंटेंशन होगी तो फिर आप इतने सारे रास्ते भी ढूंढेंगे कि रिलीफ कैसे देना है। एक कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करें? जी, मेरा नाम डॉक्टर असद है और कॉलिंग फ्रॉम इस्लामाबाद। जी डॉक्टर असद, कहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपके पास तो माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। आपको कैसा लगा बजट? नहीं, मैं अगर पहले आप मेरी बात सुन लेंगी जी। तो मैं ये कहूँगा कि मुझे तो थोड़े एक मुकाम पे अफसोस भी होता है इस पाकिस्तानी कौम पे कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग और आपके साथ बैठे हुए एनालिस्ट, एक्सपर्ट्स, बदकिस्मती से पिछले अगर आप देखें तो 2, 3, 4, 500 सालों से हम जिस तालीमी निज़ाम में हैं, वहाँ से ही हमारा दिमाग बनता है। किसी भी मुल्क की मईशत उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो लोग दुनिया का मॉडल्स जो हैं, क्योंकि किताबें हम किसी की पढ़ते हैं, दिमाग हमारा किसी का बनाया हुआ है, हम उसी बनाए हुए दिमाग में से कोशिश करते हैं कि मुल्क का निज़ाम चलाएं, विच इज़ नॉट ओनली द क्राइम बट विच इज़ आई थिंक द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। वन सेकंड थिंग इज, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ बचत का एक ही हल है कि हम पॉलिथिस्टिक सिस्टम के मॉडल के ऊपर ये बजट्स बनाते हैं। जिस दिन हम मोनोथिस्टिक के ऊपर बैतुल माल का क़याम करेंगे, क्योंकि मुसलमान के ऊपर टैक्स नहीं है, ये सिर्फ काफरों के ऊपर कुफारा होता है, जजिया होता है। अगर हम पाकिस्तानी मुसलमान कहते हैं अपने आप को, तो हमें वंस फॉर ऑल, हम जाना नॉर्थ पे था, जा साउथ दे रहे हैं और उसी पे बहस करते रहते हैं। तो हमें मुल्क की इंटरनल इकोनॉमी को IMF से, वर्ल्ड बैंक से आज़ाद कराना होगा। उसके लिए हमें डिजिटाइज करनी होगी अपनी करेंसी। अच्छा। और मुल्क के अंदर जो सिस्टम है वो और होगा, और बाहर आप एक्सपोर्ट करने के लिए और मॉडल रखते हैं। और पाकिस्तान में क्योंकि इस काम के लिए ट्रेंड लोग नहीं हैं अभी तक, ठीक है, जितने भी लोग हैं वो वही पुराने दिमागों के साथ आपसे तबसरे करेंगे, विच इज अ क्राइम एंड विच इज रिडिकुलस। राइट। आपके प्रोग्राम से गुजारिश जी कि काइंडली आप एक प्रोग्राम ऐसा भी तरतीब दें कि जिसमें आप मदद करें उन लोगों को जो मोनोथिस्टिक सिस्टम के फाइनेंशियल मॉडल से जो कुरान में ठीक लिखा है, हुआ ओके। उससे आप आपकी सजेशन नोट डॉक्टर होगी। असद बहुत बहुत जमान है। शुक्रिया आपकी कॉल का कि आपने कॉल किया और आप इस टॉपिक के हवाले से आपने बात की। जी डॉक्टर। मेरे ख्याल में शायद ये डॉक्टर, मैं अगर गलत नहीं, डॉक्टर असद जमान मुझे लग रहा था मुशाबत जो पाइड के वाइस चांसलर भी रहे हैं शायद, तो बिल्कुल मैं इन्हीं की बात को आगे कंटिन्यू करूं कि मोनोथीस्टिक यानी कि इनका कहने का मकसद ये है कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को नाफिज किया जाए। लेकिन इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को नाफिज करने से पहले
آپ کے پاس ایک سٹرکچر ہونا چاہیے کہ اسلامک اکنامک سسٹم یا مونوتھیسٹ جس کو کہہ رہے ہیں کہ ایک خدا کو ماننے والوں کا جو اسلامک سسٹم ہے اس کو کمپریہنسولی پہلے اپریہینڈ کر کے کہ وہ سسٹم ہے کیا، پھر ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو جو موجودہ پاکستان کی سچویشن ہے شاید اس میں ایک دم سے کوئی ایسا سسٹم جیسے بیت المال کا کہہ رہے ہیں، بالکل پاکستان میں بیت المال بھی ہے، زکوٰۃ کا نظام بھی ہے ہمارے پاس، لیکن یہ تھوڑا سا تھیوریٹیکل سٹیٹمنٹ اس حوالے سے ہو جائے گی کہ اگر ہمیں ایک دم یہ جو ہے نا اسلامک اکنامک سسٹم کو نافذ کر پائیں. ہاں 5 10 سال 15 سال میں 20 سال میں ایک کمپریہنسو پالیسی بنا کے اس کا سٹرکچر کیا ہوگا سسٹم کا، پھر ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. پاسبل نہیں، اگر آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو آپ اپنا سسٹم الگ نہیں بنا دوسرا سکتے. یہ کہ آپ کو جیسے راشد بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو دیکھیں، جو انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشنز ہیں، فسکل انسٹیٹیوشنز ہیں، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سسٹم میں گڑبڑ ہے یا واٹس ایور، لیکن ہمیں پہلے اس سسٹم کو اتنا کمپریہنسو بنانا ہے، پھر آپ ایک اسلامک جو کنٹریز ہیں ان کا بلاک بنائیں اور پھر اس کو امپلیمنٹ کریں. تو کہنے کو تو یہ ایک آسان بات ہے لیکن بہت ہی ایک لمبی راہ ہے جس کے اوپر تمام اسلامی ممالک مل کے کام کر سکتے ہیں. ایجوکیشن کی ہم نے پہلے بات کی، مجھے اگر تھوڑا سا ٹائم دے تو میں صرف ایک چیز میں ایڈ کر دوں. راشد بھائی جیسے کہا کہ ہمارے پاس میں نے ابھی دیکھا ہے $1.6 بلین کے موبائل پاکستان امپورٹ کرتا ہے، یہ صرف موبائل، اور اس کی الحمدللہ اس کی سبسٹیٹیوشن ابھی ہم نے شروع وہ کر دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر سیکٹر پہ بجٹ میں بالکل کچھ بھی، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایگریکلچر سیکٹر پہ بڑا فوکس کیا لیکن بالکل ایگریکلچر سیکٹر کو گراسلی اگنور کر دی ہے. آپ دیکھیں کہ ہم بیلز، کاٹن بیلز انڈیا سے امپورٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آنینز ہم انڈیا سے امپورٹ کر رہے ہیں، اور ہماری جو ییلڈ پر ایکڑ اگر آپ انڈیا سے کمپیئر کریں تو وہ 50% سے بھی کم ہے. تو ایگریکلچر سیکٹر کو جب تک ہم فوکس نہیں کریں گے ہم شاید یہ ریلیف اور صنعتی ترقی بہت سارے ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں بٹ ان کو ایکٹیو کر کے ان کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. بجٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور کچھ لاسٹ منٹس ہیں میرے پاس، تو میں چاہوں گی تمام گیسٹ سے کہ اوور آل جو بجٹ رہا اس پر تو ہم نے بات کی، بٹ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں 2-3 سجیشنز جو آپ چنائے صاحب دینا چاہیں اس حوالے سے، آپ کو کیا لگتا تھا کہ اگر یہ بھی ہو جاتا تو چیزیں بہتر ہو جاتی؟ دیکھیے، جو بجٹ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو جو ہے بینیفٹ دے سکے. لوگ یہ سوال کرتے ہیں اکثر چینل پہ کہ مجھے کہ جی عام آدمی کو اس بجٹ میں کیا دیا گیا، تو میں یہ کہتا ہوں امید کہ جی امید ہے کہ جی چیزیں بہتر ہو جائیں گی، حالات اچھے ہو جائیں گے، عام آدمی کو ریلیف ملے گا، لیکن انفارچونیٹلی وہ سامنے نظر نہیں آ رہا. اس کے لانگ ٹرم افیکٹ ہیں، لانگ ٹرم میں نظر آ جائے وہ اپنی جگہ پر ہے. یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹلی کچھ اصلاحات ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس سے عام آدمی کو جو ہے وہ ریلیف نظر آتا ہے، جیسے کہ اس کی کنزیومر آئٹمز جو ہیں اس میں کمی نظر آ جاتی ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے کہ جی میں اپنی جو محدود تنخواہ ہے اس میں اپنا گزارا کر سکتا ہوں. رائٹ، تو یہ بہتر تھا. عوام دوست ہے یا نہیں ہے؟ عوام دوست تو نہیں ہے جی. راشن اس بار مہنگا آئے گا، راشن بھی مہنگا ہوگا، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مہنگائی ایک دفعہ جس لیول پہ آ جاتی ہے کم نہیں ہوتی، پرائسز کبھی بھی کم نہیں ہوتی ہیں، ہاں اس پہ مینٹین ہو سکتی ہیں. ایک ہی بات بجٹ کے حوالے سے کہ ایگریکلچر سیکٹر کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے تھا، تعلیم اور صحت کی پرسنٹیج اور بڑھانی چاہیے تھی. اگر یہ تھوڑا سا کر لیتے تو لانگ ٹرم میں ہم دیکھ سکتے تھے کہ کچھ ریلیف مل سکتا. اچھا، او لیولز اور اے لیولز کی فیس ایئرلی کتنی پے کرتے ہیں ہم؟ دیکھیں او لیول اے لیول کی یا جو اے سی سی ایز یا اس طرح کی جتنی بھی فیس ہے ملینز آف ڈالرز ہم سرٹیفکیٹ کی مد میں دیتے ہیں جو کہ ہمارا فارن ریزرو. اگر ہم اس کو بچا کے کوئی سسٹم یہاں پر ایسا تعلیمی نظام کریٹ نہیں کر سکتے، اگر وہی پیسہ بچے گا اور وہ پیسہ بچا کے یہاں پر تعلیم پہ لگا دیا جائے تو کیا کوئی ایسا اسٹرکچر پاکستان کریٹ کر سکتا ہے؟ کیونکہ آپ تعلیمی ایکسپرٹ ہیں تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں. بالکل پاکستان کر سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کنسنسس ڈیولپ کرنا سب سے بڑا پرابلم ہے. ابھی یہ گورنمنٹ بھی لگی ہے ہر سال دیتے ہیں اس سے ہی کام کرے، کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوگا. ہم کر سکتے ہیں، بلکہ ہمارے ہی ایکسپرٹ فارن بورڈز میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو جتنا بھی ہم پیسہ بھیجتے ہیں یہ کوئی وہاں کے لوگ نہیں ہوتے، ہمارے ہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری ایکسپرٹس ہوتے ہیں، یہی پورا سسٹم چلاتے ہیں، صرف نام ان کا ہوتا ہے.
ये लेकिन अब उस सिस्टम को अगर हम लेकिन अडॉप्ट उस करके स्टैम्प की पाकिस्तान में लेके वैल्यू आते की तो हैं, बात है सारी। अडॉप्ट करके यहाँ पे लेके आएंगे तो एक बड़ा ह्यू एंड क्राई शुरू हो जाएगा कि कोई कहेगा नहीं इसमें ये डालें, इसमें वो डालें। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव कंसेंसस बेस्ड सिस्टम को लेके आना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से लोग जो है ना वो इंटरनेशनल एक्रेडिटेशंस की तरफ जाते हैं। बट ये हो सकता है अगर Definitely इस हो पे सकता है, कंसर्न शो बिल्कुल। किया जाए। राज साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इनकी बात पे कहना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि जब तक बेवकूफ़ जिंदा है अक्लमंद भूखे नहीं मर सकते। ठीक है, नंबर 1। दूसरा ये कि जो आपने सवाल करा कि बजट होना कैसे है, देखिए बजट जब भी कोई भी बनाएगा अगर वो 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखेगा तो मुल्क में खुशहाली आएगी और आइंदा के आने वाले सालों में आप बजट अच्छा कर सकते हैं। पहले साल इस गवर्नमेंट के लिए बजट करना नामुमकिन, दूसरे साल करना नामुमकिन, लेकिन अब जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि इस गवर्नमेंट ने पिछले 3 साल में कोई ऐसा काम नहीं करा है, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसकी बेस पर हम कहें कि आने वाले टाइम के पर बजट अच्छा पेश कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा बजट पेश करने के लिए उस बजट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये देखना आपको होगा कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे कर सकते ठीक हैं। है। इस बजट के अंदर हम एक उम्मीद रख रहे थे कि शायद एक 5 सेक्टर से हटके एक एक्सपोर्ट पॉलिसी आएगी कि देखिए जो मराद एक 5 सेक्टर को मौजूद है ना, तो 5 सेक्टर तो ऑलरेडी डेवलप हैं, तो अगर 5 सेक्टर से हटकर जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंदर जितनी भी एक्सपोर्ट के मराद हैं उनको भी मिलने चाहिए, इसलिए कि जो वैल्यू एडिशन है या जो आपके ऊपर जो ऊपर अलग से जो पैसा लेके आ रहे हैं वो लोग लेके आ रहे हैं जो नए एक्सपोर्टर्स हैं, जो नए वेंचर्स को खोल रहे हैं। उसके अंदर मैं आपको अपनी भी मिसाल दूंगा कि मैं पैकेजिंग कर रहा हूँ और मैं $1 अरब की अगर 1 अरब रुपये पाकिस्तानी की अगर मैंने पैकेजिंग एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो अगर वो मराद 5 सेक्टर वाली अगर मुझे मिलेगी तो मैं 10 अरब रुपए की वो कर सकता हूँ। तो ये वो सेक्टर है जो कभी एक्सपोर्ट करने में पहले नहीं होता था, लेकिन आज इस पर जमा हुई है। तो इसी तरह से आपको और भी ऐसे सेक्टर्स को फोकस करना पड़ेगा जो एक्सपोर्ट में अपना किरदार सही, कर रहे ताकि हैं, आप तो खुद उनको अपना भी आपको मराद रेवेन्यू देनी जो है पड़ेगी। उससे जनरेट कर दूसरा आपको ज़राअत को ज़रूर देखना होगा ताकि वहाँ से आपके देखें आपका बजट जब भी अच्छा बनेगा जब आपकी आमदनी ज़्यादा हो जाएगी ठीक है। और आपके खर्चे कम हो जाएंगे और आपके बेरोजगारी का खात्मा हो जाएगा। और बेरोजगारी का खात्मा आपका सिर्फ और सिर्फ जब ही हो सकता है जब आपके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगी और जब आपके यहाँ ज़राअत के शोबे को एक तक़वियत मिल जाएगी। राइट जनाब, सो थैंक यू सो मच। राशिद साहब हमारे साथ मौजूद है, चुनाई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शादाब आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह रहम करे हम सब पर और आसानियाँ करे हमारे लिए कि हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर तरीके से गुजार सकें, क्योंकि जब हम इन्हीं छोटी छोटी सी चीज़ों में ही फंसे रहेंगे जो बहुत बड़ी और मुश्किल कर दी गई हैं, तो फिर हम ज़िंदगी के जॉय को कैसे फील कर सकेंगे। आपका दिन अच्छा गुजरे और मैं अभी ब्रेक ले रही हूँ, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे सो साहिर के साथ एक सेगमेंट मैंने रिकॉर्ड किया है वो आप देख सकेंगे, तो देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान।